पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा टाइम ट्रैवल किया था और हम चले गए थे महाभारत युग में, जहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। और एक बात बताई थी कि कोयल सफेद से काली क्यों हो गई और उसने ऐसी क्या तपस्या की थी। आज हम मधुशाला में प्रकृति की बात कर रहे हैं कि कैसे दूर दूर तक के हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आज की पहली रुबाई में सुनते हैं, सूर्य बने मधु का विक्रेता, सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला। मधुशाला की खास बात है, कवि ने हाला, प्याला, मदिरा, साकी इनको कितने कितने रूप दिए हैं। हर रुबाई में वो जिंदगी के किसी एक पहलू का रूप अपना लेते हैं। जैसे यहां सूर्य मधु के विक्रेता बन गए। सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला, बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला। बादल बन बन आए साकी, भूमि बने मधु का प्याला। झड़ी लगाकर बरसे मदिरा, रिम झिम कर। झड़ी लगाकर बरसे मदिरा, रिम झिम कर, बेली विटप तृण बन में पीयूं, वर्षा ऋतु हो मधुशाला। बेली विटप तृण बन में पीयूं, वर्षा ऋतु हो मधुशाला। यहां कवि कहते हैं कि सूर्य आज मधु का विक्रेता यानी वाइन सेलर बना है, और हाला है नदियां और सागर। उड़ते लहराते बादल साकी के रूप में आते हैं, जो धरती रूपी मधु के प्याले को भरते जाते हैं। और बादलों की गड़गड़ाहट में रिमझिम की झड़ी लगाकर जो बरस रही है वो मदिरा है। और प्रकृति का हर पत्ता पत्ता, बेल, लताएं, पौधे, हर तिनका तिनका इस मदिरा को पीकर झूम रहा है। और ये जीवन से भरी हुई वर्षा ऋतु, ये ही मधुशाला है। यहां कवि ने सूरज से लेकर धरती और तिनके तिनके को मधुशाला के प्रतीकों से जोड़ दिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम की भी बात है। सूरज की रोशनी, गर्मी, सागर जल, रिमझिम बारिश, तिनके तिनके, ये सब इंटरडिपेंडेंट ही तो हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर निर्भर। अब एक दिलचस्प किस्सा सुनिए विज्ञान और भूगोल का। सहारा रेगिस्तान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहा जाता है, वहां की धूल और रेत, और अमेज़न जो लातिन अमेरिका में है, अमेज़न के गहन वर्षा जंगलों में क्या रिश्ता है। गहन वर्षा जंगल, रेन फॉरेस्ट, एक तरफ तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो गया, और दूसरी तरफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो दुनिया के सबसे घने और विशाल जंगल हैं। होता यह है, सहारा और अफ्रीका के रेगिस्तानों से हर साल रेत के तूफान उठते हैं, और उनसे जो धूल उड़ती है वो अफ्रीका होते हुए अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ते हुए सुदूर अमेज़न के जंगलों में जाकर ठहरती है। और धूल कितनी? हर साल औसतन यानी ऑन एन एवरेज करीब 180 मिलियन टन, 180 मिलियन टन्स, यानी 7 लाख बड़े बड़े ट्रकों के बराबर। किंतु इसमें से करीब 30 मिलियन टन ही अमेज़न के जंगलों तक पहुंचती है, पर वो भी 1 लाख ट्रकों के बराबर है। और करीब 50 मिलियन टन अटलांटिक यानी अंध महासागर में गिर जाती है। मजे की बात ये कि सहारा रेगिस्तान में एक करोड़ों साल पुरानी मृत झील है, डेड लेक, जिसके अवशेषों में बिलियंस एंड बिलियंस यानी अरबों खरबों डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो अब फास्फोरस में परिवर्तित हो चुके हैं। और आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधों के विकास में फास्फोरस का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये एक ऐसी चीज है जो अमेज़न में शॉर्ट सप्लाई में है, यानी कम है, क्योंकि अमेज़न की जो हठी और घनघोर बारिश होती है वो सब कुछ बहा देती है। तो ऐसे में सोचिए कि सहारा से उड़कर अमेज़न तक पहुंची हुई फास्फोरस मिली हुई धूल कितना काम आती है। ये है हमारी धरती की चमत्कारी इंटरडिपेंडेंस, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों की, जीवों की, इंसानों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता। आप किसी भी एक हिस्से को निकाल दीजिए, उसका असर सारी दुनिया पर देखने को मिलेगा।
यिन और यांग की बात भी है कि यहाँ सब एक दूसरे के पूरक ही तो हैं। और विज्ञान में एक होता है बटरफ्लाई इफेक्ट, कि प्रकृति के किसी भी हिस्से में कितनी ही छोटी हलचल क्यों ना हो, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर अवश्य होगा। और मधुशाला की इन पंक्तियों में वर्षा का महत्व भी दिखता है कि पर्यावरण में सब कुछ वर्षा पर कितने निर्भर हैं। और ये पंक्ति तो बिल्कुल वर्षा ऋतु का एहसास करा देती है। झड़ी लगा कर बरसे मदिरा, रिमझिम 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 कर, बेली विटप तरण बन में पीयूं, वर्षा ऋतु हो मधुशाला, वर्षा ऋतु हो मधुशाला। अब अगली पंक्तियों में प्रकृति की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले जहां सूरज मधु का विक्रेता बना था, इस बार हमने आसमान को ही मधु का प्याला बना दिया है। तारक मणियों से सज्जित नभ, बन जाए मधु का प्याला, सीधा करके भर दी जाए उसमें सागर जलहाला। तारक मणियों से सज्जित नभ, बन जाए मधु का प्याला, सीधा करके भर दी जाए उसमें सागर जलहाला। मत्त समीरण साकी बनकर अधरों पर छलका जाए। मत्त समीरण जो मदमस्त हवा होती है, बयार, ब्रीज। मत्त समीरण साकी बनकर अधरों पर छलका जाए, फैले हों जो सागर तट से विश्व बने यह मधुशाला। फैले हों जो सागर तट से विश्व बने यह मधुशाला। पिछली पंक्तियों में जहां बात की कि कैसे धरती मधु का प्याला होती है, अब कहते हैं कि मणियों जैसे चमकते तारों से सुशोभित आकाश उसी को उलटकर प्याला बना लेते हैं और उसे सागर जल रूपी हाला से भर लेते हैं। और कवि तो अपनी कल्पना को यहां तक ले जाते हैं कि कहते हैं आसमान वास्तव में अभी तो उल्टा है, उसे सीधा करेंगे तो ही वो प्याला बनेगा। मगर आसमान कैसे प्याला बनता है? यदि विज्ञान की बात करें तो गर्मी में समुद्रों के पानी का वाष्पीकरण होता है और वो बादल बन के जा बैठते हैं आसमान की अलग अलग ऊंचाइयों पर। और बादल तो आवारा होते हैं, एक दिन यहां दूसरे दिन कहीं और। तो बादल उठते हैं समुद्र जल से बनकर और बारिश होती है कहीं और, किसी और ही देश में। जैसे पिछली पंक्तियों में सहारा मरुस्थल के तूफान और अमेज़न के जंगलों की बारिश का रिश्ता बताया था, यहां भी यिन यांग वाली बात है कि सब एक दूसरे के पूरक हैं और ये सारा विश्व एक मधुशाला। अब आकाश को उलटकर हाला से भरने की बात है तो एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बच्चन जी के बचपन की, उनके जन्मदिन का अवसर। 5 प्रकार के अन्न 5 रंगीन टोकरियों में भरकर आंगन में रख दिए गए हैं। परिवार के पुरोहित आए हैं, नाई, बारी और कहार भी आए हैं। यहां चम्मा भी आई हैं। याद है ना आपको लक्ष्मीनिया चमारिन, एपिसोड 12 में जिनकी बात की थी? तो चम्मा को आज एक नई बूटीदार धोती भी दी गई है, धोती यानी साड़ी। और उसे पहनकर वो दरवाजे पर एक तरफ सिमटी सी खड़ी है कि कोई उससे छू ना जाए, जैसे छू जाए तो अपराध उसी का समझा जाएगा। और जो बच्चन बाबू हैं, छोटे बच्चे, उनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहना के लाया गया है और उनसे कहा गया है कि टोकरियों को लात मारें। परंपरा ये थी कि जो भी अन्न भूमि पर गिर जाता वो चमारिन का होता था और जो बचा हुआ होता था वो बाकी लोगों का। और जो ब्राह्मण देवता होते थे उनको तो थाली में सीधा सजाकर समर्पित किया जाता था। तो बच्चन बाबू जब टोकरियों को ठोकर लगाने आगे बढ़े तो चम्मा गिड़गिड़ा उठती हैं, कहती हैं, जोर से मार मोरे राजा बेटा, जोर से और जोर से। अब नन्हे नन्हे पांवों में कितनी ही ताकत होगी और कितना ही अन्न बेचारी चम्मा को मिलता होगा। किंतु जब बच्चन बाबू थोड़े बड़े हुए तो कुछ शरारतन, कुछ चम्मा के प्रति सहानुभूति से लगभग पूरी टोकरियां ही अपनी ठोकरों से उलट दिया करते थे और चम्मा उन पर खूब आशीष बिखेरती और अपनी पुरानी धोती फैलाकर अन्न बटोरती जाती। जैसे यहां मधुशाला की पंक्तियां हैं, तारक मणियों से सज्जित नभ, बन जाए मधु का प्याला, सीधा करके भर दी जाए उसमें सागर जलहाला। कुछ वर्षों बाद
जब बच्चन ने ठोकर मारकर अन्नदान करने से इनकार कर दिया तो वर्षगांठों पर तुलादान किया जाने लगा। लकड़ी की टाल से बड़ी सी तराजू आती, उसे 3 बल्लियों के सहारे टिकाया जाता। बल्लियां क्या होती हैं? बांस की बड़ी बड़ी लाठियों जैसे, और आम के पल्लवों, पत्तों और गेंदों के फूलों से उसको सजाया जाता। और बालक बच्चन को किसी साल अन्न से, किसी साल फलों से और किसी साल मिठाई से तोला जाता। ऐसी अजीबोगरीब परंपराएं हैं हमारे समाज में। खैर, आज यहीं विराम लेते हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे नॉस्टैल्जिया और ऑगमेंटेड रियलिटी की, कि कैसे कुछ पुराने चेहरे और दृश्य एक बिल्कुल अलग और नए परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलते हैं। और सुनाएंगे एक सुंदर सी कहानी मरकत द्वीप की। मरकत द्वीप अर्थात एमराल्ड आइलैंड। आप जरा सोचकर बताइएगा कि एमराल्ड आइलैंड के नाम से यहां कौन से देश का जिक्र हो रहा है। और बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करते हैं बच्चन जी की मधुशाला की, उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की, कुछ अनुभवों की और कुछ भावार्थों की। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रकृति का ध्यान रखें, मन से प्रसन्न रहें और प्यालों को सीधा करके उन्हें चाय कॉफी से भरते रहें।